हाय एवरीबॉडी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है, अब तक हमने इंजन अपना पूरे के पूरे अच्छे से समझ लिया था। इंजन डॉट पी वाई जो है हमारा फिनिश हो चुका था। अगर आप इसको देखेंगे, हमने पिछले लेक्चर में कवर करा था हमारा जो एज केस रह गया था हमारे इंजन में। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा एज केस रह गया था जहाँ पर हमने प्लस इक्वल टू करा था जब भी हम ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट करें। तो अगर मल्टीपल इनपुट आता है बैकवर्ड पास करते हुए एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे, तो हम जो है उन ग्रेडियंट्स को सम कर देते हैं, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टेंसर। तो दोनों के ग्रेडियंट्स को सम करना हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा। अब अगली चीज़ जो हमने समझनी थी वो क्या थी आज के लेक्चर में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। वो ये थी कि जो हमने अपनी लाइब्रेरी लिखी है, ये जो हमने अपना इंजन लिखा है, सो दिस इज इंजन डॉट पी वाई। तो अगर तुम देखोगे, जो क्लास वैल्यू क्लास है, इसको मैं इंजन डॉट पी वाई कहता हूँ अपना। क्यों ये इंजन डॉट पी वाई है? क्या तुमने यहाँ पर ऑब्जर्व करा अच्छे से कि हमने एक x1 लिया, एक x2 लिया, फिर एक w1 लिया, एक w2 लिया, और फिर जो है हमने दोनों को ऐड करके फिर नॉन लिनियरिटी लगाई, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया हमारा टैन एच के साथ हमारा सिग्मॉइड भी हो सकता है, रैली हो सकता है, लीकी रैली हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। हमने यहाँ पर तीन डिस्कस करे थे, ठीक है। और हमने जो है ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन में, जो अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये किसकी बात थी? अगर मैं रिवाइज करवाऊँ, थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ, कि एक पर्टिकुलर न्यूरॉन में दो इनपुट आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है मेरे पास, ये इसमें दो इनपुट आ रहे हैं, x1 x2, ठीक है। और मेरे पास दो वेट हैं, ये x1 इनपुट है, ये x2 इनपुट है, w1 वेट है, w2 वेट है एरोस पर, तो w1 x1 प्लस w2 x2, और फिर जो है मैंने साथ में tan h नॉन लिनियरिटी को लगाया है। यहाँ पर जब हम करते हैं तो सेकंड हाफ में tan h नॉन लिनियरिटी लगाते हैं, और फिर जो है हम अपना आउटपुट देते हैं। यही सेम चीज़ जो है मेरे इस कोड में हो रही है। x1 लिया, x2 लिया, w1 आया, w2 आया, फिर साथ में बायस भी होता है। बायस इज़ द हैप्पीनेस वैल्यू, सम एंट्रोपी शुड बी देयर, ठीक है। अगर इनपुट हमारे जीरो भी होते हैं तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए हम एक हैप्पीनेस फैक्टर लाते हैं, ताकि ग्रेडियंट जब बैकवर्ड पास कर रहे हो तो जीरो ना आ जाए। अब और जो है हमारे पास w1 x1 है, w2 x2 है, फिर दोनों का सम करा और हमने tan h नॉन लिनियरिटी से कैपिटल L की वैल्यू को हमने बढ़िया तरीके से बता दिया था, और ये मेरे पास ग्राफ बन के आ जाता था। बैकवर्ड पास जब हम करते थे तो हमारे पास ग्रेडियंट्स भी सेट हो जाते थे। अब ये यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने अगर ध्यान से देखा हो, दो वैल्यू फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होने का हमने कोड लिखा था। अगर किसी को याद है, दो वैल्यू फंक्शन आपस दो वैल्यू ऑब्जेक्ट फंक्शन नहीं, दो वैल्यू ऑब्जेक्ट, एक वैल्यू ऑब्जेक्ट 2.0 x1 और w1 वैल्यू ऑब्जेक्ट -3.0, जब भी मल्टीप्लाई होते थे 2 और -3, तो हम कहते थे कि 2 और -3 मेरे चिल्ड्रन हैं या प्रीवियस हैं, और -6 मेरा नया डेटा वैल्यू है, जो कि जिसका ओरिजिन हुआ है मल्टीप्लिकेशन से। तो तुम यहाँ पर देखते हो, जब तुम क्लास वैल्यू, उसमें डेटा जाता है, तुम किससे बने हो जाता है, ऑपरेशन जाता है, और लेबल जाता है, करेक्ट। और हमने यहाँ पर बढ़िया से वैल्यू क्लास को लिख दिया था। क्या तुम यहाँ पर एरे दे सकते हो भी? क्या मैं 2.0 की जगह मैं यहाँ पर एरे ऑफ 2.0 दे सकता था, ठीक है। और मैं अगर इसको करता तो क्या आ गया? टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मेरी एक स्केलर वैल्यू क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, वैल्यू क्लास, ये वैल्यू क्लास डेटा लेता है। अब डेटा आमतौर पे फ्लोटिंग या इंटीजर होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम एरे लेते हैं तो हमें एरे वगैरह के लिए चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। बट हमारा जो ये फ्रेमवर्क है, हमने जो ये अपनी खुद की एक लाइब्रेरी लिखी है, ये क्या है मेरी? ये है मेरी स्केलर लेवल पर, स्केलर लेवल पर। और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए लिखी है हमने, ताकि हमें बिहाइंड दी सीन समझ में आए। बिहाइंड दी सीन जो है हमें समझ में आए कि कैसे एक्चुअली जो है न्यूरल नेट का इंजन काम करता है, कैसे एक्चुअली में न्यूरल नेट का इंजन जो है मेरा काम करता है। ये मेन पर्पस था इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी कह दो या फ्रेमवर्क को लिखने का, ठीक है, जिसको हमने माइक्रोग्राइड यहाँ पर बोला था। अब फंडा क्या है? क्या मैंने जो अभी बोला कि तुम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑब्जेक्ट में तुम 2.0 और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑब्जेक्ट जो है 3.0, अगर मैं इसको a कह दूं, इसको b कह दूं, और c इक्वल टू a प्लस बी जब बनता है, तुम्हें c में 5.0 मिल जाता है और चिल्ड्रन 2 और 3 मिल जाते हैं। और जब बैकवर्ड पास करोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक ग्रेडियंट भी c के लिए बढ़िया सा मिल जाता है, और ये भी मिल जाता है कि किससे बन के आ रहा है। बट क्या तुम जब वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते हो यहाँ पर 2,3 दे सकते हो? क्या एक एरे दे सकते हो? अभी के लिए नहीं। क्या सपोर्ट है? नहीं। तो हमारी करंट लाइब्रेरी का सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा सीमित है। तो ये क्या दे देगा? एरर दे देगा, राइट। ये एरर दे देगा, ठीक है। हमारी लाइब्रेरी का जो करंट सपोर्ट है वो अभी सीमित है, कहाँ तक? स्केलर वैल्यू तक सीमित है। तो इसलिए जो है पहले से लाइब्रेरीज जो हैं, अलग अलग कंपनीज ने
पहले से हमारे लिए ऐसे फ्रेमवर्क लिखे हुए हैं जिसको हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप कल को जैसे कि क्या पढ़ते हो, जैसे कि आप CNN पढ़ते हो, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, या RNN पढ़ते हो, रैपिड न्यूरल नेटवर्क, तो फ्रेमवर्क ऐसे हैं जिन्होंने इसको पहले से इंप्लीमेंट कर रखा है, आपको बस कॉल करना होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे फ्रेमवर्क हैं। ऐसे तो ट्रांसफार्मर के लिए भी पहले से जो है लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें एक ट्रांसफार्मर कॉल करना है तो उसके लिए पहले से जो है ट्रांसफार्मर की लिखी हुई है, हगिंग फेस की लाइब्रेरीज में भी लिखी हुई है। तो लाइब्रेरीज में तो पहले से लिखा रहता है जो भी आप यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, बट अंडरलाइनिंग वाली अंडरलाइन जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुद इंप्लीमेंट करके आती है। अब आपको इंजन पता है कैसे इंप्लीमेंट होता है बढ़िया तरीके से न्यूरल नेट का, आपको स्क्रैच से पता है कैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे ग्रेडियंट्स एक्यूमुलेट होते हैं, आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से पता है। तो और ये सारी चीज़ें हमें इंट्यूशन बिल्ड करने में हेल्प करती हैं और कोड के खौफ को दूर करने में मदद करती हैं। अब क्या है कि कंपनी है, तो अब यहाँ पर लिखो ध्यान से, ट्रेनिंग 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 नहीं कहूँगा मैं, इंट्रो टू, और ये बहुत ही छोटा लेक्चर होएगा, बड़ा लेक्चर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हो, लाइब्रेरी सीख रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर डिक्शनरी है, ठीक है, जिसके अंदर हज़ारों चीज़ें लिखी हुई हैं, बट सारी चीज़ें आपकी काम की नहीं है। जब जो सी चीज़ काम की आती है तब आप उस समय उस चीज़ को बताते हो और यूज़ करते हो। इंट्रो टू डिफरेंट डीप लर्निंग लाइब्रेरी। अब डिफरेंट में मैं जो यूज़ करता हूँ वो है पाईटॉर्च, और पाईटॉर्च सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, तो मैं पाईटॉर्च के बारे में ही बताऊंगा। सो मोस्ट फेमस डीप लर्निंग लाइब्रेरी इज़ पाईटॉर्च। तो ये बात तो सबको समझ में आती होगी, ये सबने सुना भी होगा पाईटॉर्च का नाम। मुझे ख्याल से शायद ही कोई होगा जिसने जो है पाईटॉर्च का नाम को नहीं सुना होगा। इट इज़ डेवलप्ड बाय मेटा, तो मेटा ने इसको डेवलप करा है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि फेसबुक ने जो है पाईटॉर्च का फ्रेमवर्क बनाया है। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ऐसे ही गूगल का अपना है। गूगल के फ्रेमवर्क हम टेंसर फ्लो कहते हैं, जिसमें वो अपने मॉडल्स सिमिलरली हम सेम तरीके से जो हमने लिखा है, हमने भी एक लाइब्रेरी लिखी है बट वो स्केलर लेवल पर है। पाईटॉर्च ने एक लाइब्रेरी लिखी है, हमने उनका आर्किटेक्चर फॉलो करा है पाईटॉर्च का, और उन्होंने टेंसर लेवल पर लिखा है। टेंसर कुछ नहीं, एक एन डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है। ऐसी टेंसर फ्लो ने भी अपने आर्किटेक्चर में कुछ चीज़ें लिखी हैं, कैराज ने भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। पुराने ज़माने में अगर बात करें जाए तो जितना मुझे याद है मैट लैब कैफ़े कैफ़े करके कुछ होता था, बट अब वो सब यूज़ नहीं किया जाता है। अब स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, जो अगर आप मॉडल ट्रेन करते हो और उसके वेट्स को अपलोड करके आपकी कंपनी में यूज़ हो रहे हैं, तो वो ज़्यादातर जो है पाईटॉर्च में लिखे जाते हैं। ठीक है, पाईटॉर्च एक प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क है। क्यों? पाईटॉर्च में इतनी बहुत सारी एफिशिएंसीज हैं जो ध्यान रखी गई हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि पाईटॉर्च में ही अब से हम कोड करेंगे। तो जितने भी जब हम बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल पढ़ेंगे, जब हम बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, एमएलपी में मॉडल ट्रेन करेंगे, फिर डीप नेट में जो इनिशियलाइजेशन होती हैं, कैसे होती है इनिशियलाइजेशन, और क्या क्या वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम रहती है, जब हम वो सब चीज़ें देखेंगे तो वो सारी की सारी हम पाईटॉर्च, जो कि एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक रैपर क्लास लिखी होती है जो हमें मदद करती है, एक सेट ऑफ ऑपरेशंस प्रोवाइड करके हमारे काम को आसान करती है। ऐसे ही जो है CNN जब पढ़ेंगे तब भी, RNN जब पढ़ेंगे तब भी, पहले तो हम इनको खुद पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे, फिर लाइब्रेरी में करेंगे, पाइथन में लाइब्रेरी में, पाइथन में लाइब्रेरी में, पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है। तुम CNN भी पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे, RNN भी पाइथन में, फिर ट्रांसफॉर्मर भी हम जो है पाइथन, मतलब सॉरी, पाइथन में भी कर सकते हैं, नमपाई में कह दो, सिर्फ नमपाई में करेंगे, ठीक है। सिर्फ पाइथन में भी करी जा सकती है बट एफिशिएंसी जो है नहीं होगी, और पर मेनली हम पाईटॉर्च में करेंगे, पाइथन पाईटॉर्च। तो ऐसा है कि पाइथन में जैसे कि RNN है, तो मैं उसको सी में भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, C++ में भी कर सकता हूँ स्क्रैच से बिल्कुल, पाइथन में भी कर सकता हूँ, पाईटॉर्च में भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट बेस्ट तरीका किस में रहेगा? पाईटॉर्च में रहेगा करने का। क्यों? क्योंकि वो फ्रेमवर्क पर्टिकुलरली बना उस चीज़ के लिए है। अगर और इन डेप्थ इनसाइट्स चाहिए, ठीक है, रिसर्च लेवल पे, तो जब जो है हम मैनुअली करने की कोशिश कर, मैनुअली इन द सेंस खुद अपना बैकवर्ड पास लिखने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, जहाँ पर एफिशिएंसी एक्चुअली आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पाईटॉर्च जो है ना, ये एक मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क है डीप न्यूरल नेट्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। अब ये पाईटॉर्च की शुरुआत हुई कहाँ से थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो पाईटॉर्च जो है
मेटा में, फेसबुक में एक लैब है फेयर नाम से, ठीक है। फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, शायद रीस एफ से फेसबुक होगा, एकेडमिक होगा, और इंटरनेशनल रिसर्च फेयर, शायद कुछ ऐसे होगा, फेसबुक एकेडमिक इंटरनेशनल रिसर्च। अब ये जो लैब है फेयर, ये जो फेयर मेरी लैब है, ठीक है, ये जो फेयर लैब है डेवलप्ड बाय मेटा एंड फेयर लैब, वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ, ऐसे ही बता रहा हूँ, ऑफ दिस लैब इज यानले कन। अब यानले कन जो है एक बहुत ही फेमस नाम है ट्विटर पर भी और उस पर भी, क्यों? क्योंकि इन्होंने 1998 में शायद CNN की मदद से, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से, डिजिट्स को इमेजेस से रीड करना सिखाया था, ठीक है। जो कि बाद में जाके एलेक्स एलेक्स नेट बना था, जहाँ पर जो है एक न्यूरल नेटवर्क्स का रेवोल्यूशन आया था, आई थिंक 2012 में, ठीक है। जिसमें इलिया सट्सकेवर जो ओपनएआई का फाउंडर, जॉफ लिंटन गॉडफादर ऑफ एआई, और एलेक्स स्क्रिविचकी जिसका पता नहीं है कहाँ पर है, एलेक्स नेट बनाया था, जहाँ पर डीप लर्निंग का रेवोल्यूशन असलियत में आया था। इसकी बात है बाद में करेंगे, बहुत ही लंबी हिस्ट्री है 1968 से आई गेस आज तक। किस पे, इमेजेस से ही ज़्यादातर चीज़ें जो हैं लोगों को इंट्यूशन में समझ में आई हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अटेंशन जो है ट्रांसफार्मर में अटेंशन जो है वो भी एक तरीके से जिसकी नींव रखी गई थी सॉफ्ट अटेंशन, वो भी वहीं से, यहीं से इमेजेस से आई है, जिसमें हम इमेज के फीचर्स को अलोंग द वॉल्यूम डेप्थ में सर्च करते थे हर एक के रिस्पेक्ट में। छोड़ो, पता नहीं कहाँ पहुँच गया मैं, सॉरी अबाउट इट, जब वो आएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के है कि ये लैब जो है यानले कन ने शुरू करी थी। यानले कन इज़ अ वेरी प्रोफिशिएंट एआई रिसर्चर। अभी इन्होंने लेटेस्ट में एज ऑफ 31 जनवरी 2026 इन्होंने मेटा को छोड़ दिया है, क्योंकि क्योंकि एक 25 साल का लौंडा, एक 25 साल का लड़का जो है लीड कर रहा है एआई टीम को मेटा की। उसका नाम भूल गया मैं फिर से, स्केल एआई का फाउंडर है बेसिकली, उसका नाम है उसका नाम भूल गया रे, जस्ट अ सेकेंड, वैंगची शायद, पर एक सेकेंड, स्केल एआई फाउंडर नेम, और भाई ये चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, चल रहा है, हाँ एलेक्जेंडर वैंग। तो एलेक्जेंडर वैंग जो है, फन फैक्ट बता रहा हूँ बस जो चलता रहता है, एलेक्जेंडर वैंग जो है स्केल एआई का फाउंडर, ये एक बिलियनियर है, बचपन में ही बिलियनियर बन गया था। और जो है ये बंदा जो है, ये इसने स्केल एआई को, मेटा ने एक्वायर कर लिया स्केल एआई नाम की कंपनी को। अब एलेक्जेंडर वैंग जो है सुपर इंटेलिजेंस लैब मेटा की जो है उसको लीड करता है। पहले उसको यान लेकन, वन ऑफ द वेरी लीडिंग रिसर्चर, लीडिंग हेड था वहाँ पर। फिर वहाँ से जो है, जो भी बीच में हुआ कि यान लेकन ने कहा कि मुझे बताया जा रहा है कि मुझे क्या रिसर्च करना है, मैं इतना सीनियर रिसर्चर हूँ, ऐसा कुछ कुछ हुआ होगा, जो भी इनका इंटरनल मैटर था। बट यान लेकन इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एआई रिसर्चर, बट आजकल इनकी किसी से ज़्यादा खास बनती नहीं है। इनका एक बहुत ही डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, बट शायद वो सही भी है, गलत भी हो सकता है, वक्त बताएगा वो। अब यान लेकन जो है, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन इंडियन को हायर करा था, हायर कह दो कि या फिर मिले थे, सोमित चौंटाला। यहाँ पर भी एक बहुत ड्रामा हो रखा है, मतलब जैसे हम लोग लड़ते हैं ना, ठीक है, आपस में, तो वैसे ही ये लोग भी टॉप लेवल पे सेम ही तरीके के लोग होते हैं, लड़ते रहते हैं। अब सौमित चौंटाला जो है एक बहुत ही फेमस पर्सन है एआई में। ही इज़ वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ पाईटॉर्च, सो ही इज़ द क्रिएटर कह दो एक तरीके से, को क्रिएटर कहना चाहिए, एक जन नहीं, को क्रिएटर ऑफ पाईटॉर्च। ये जो बंदा है सौमित चौंटाला, इसने इसने भी मेटा छोड़ दिया है एज ऑफ 31 जनवरी 2026 इसने भी जो है छोड़ दिया है मेटा। अब मेटा की बजाय ये कहाँ चला गया है, थिंकिंग लैब्स में। थिंकिंग लैब्स का ये सीटीओ है इस समय, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। वहाँ से जो थिंकिंग लैब्स का सीईओ है, ये अभी बना है थिंकिंग लैब्स का सीईओ, मीरा मुराती, जो चीफ ऑफिसर थी ओपन एआई की, वन ऑफ द वेरी स्टार्टिंग इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपन एआई, मीरा मुराती, इलिया सट्सकेवर, सैम ऑल्टमैन, एंदज करपाथी, इलॉन मस्क, तो ये सब जो है इनिशियल फाउंडर्स थे ओपन एआई के। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि मीरा मुराती सैम ऑल्टमैन का झगड़ा हुआ, तो मीरा मुराती ने कंपनी छोड़ दी, मीरा मुराती ने ज्वाइन करा थिंकिंग लैब्स। और भी ओपन एआई के रिसर्चर थे, फिर ओपन एआई के कुछ रिसर्चर्स ने कंपनी छोड़ दी कि उनकी आपस में बनी नहीं, मीरा से नहीं बनी, किससे नहीं बनी। और फिर जो है मीरा मुराती और
सौमित चौटाला को हायर करा, या फिर पहले से करा था, जो भी था। सौमित चौटाला आए और अब कंपनी के सीटीओ हैं, तो बहुत ज़्यादा नाटक चल रहा है। थिंकिंग लैब्स में भी वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट है वहाँ पर, जॉन स्कूलमैन वगैरह। और बहुत सारे रिसर्चर्स ने छोड़ दिया थिंकिंग लैब्स। ओरिजिनल फाउंडर्स ने, जो 7 फाउंडर थे शायद, जो ओपन एआई से आए थे, तो वो वापस हायर हो गए ओपन एआई में। तो मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं, मैं बस बता रहा हूँ। तो सौम्य चौटाला इज़ वेरी वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स इन एआई, और ये इंडियन है, वीआईटी वेलोर से पास आउट है, तो ये तो एक अच्छी प्राउड की बात है। बट हाँ, यूएस चले गए। टैलेंट इंडिया में नहीं रहता है ज़्यादा अच्छा आमतौर पर। तो सौम्य चौटाला जो है इंडियन है, जिसने पाईटॉर्च क्रिएट करी है, को क्रिएटर है पाईटॉर्च का। यान लेकर ने हायर करा था, शायद 2010 या 12 की बात होगी ये भी, जितना मुझे अंदाजा है। और आज हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है पाईटॉर्च डीप लर्निंग के लिए। लिमिटेशंस हैं ऑब्वियसली, जो करपाती ने भी गिनाई है अपने ब्लॉग पोस्ट में, और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क्स क्यों है ये भी गिनवाया है। तो और ओपन एआई वगैरह आई डोंट थिंक सो पाईटॉर्च वगैरह यूज़ करते हैं। वो कुछ तो था कि वो समथिंग सिमिलर यूज़ करते हैं पाइथन के, बट हु नोज। तो ये एक बेसिक चीज़ हो गई, ये जो थोड़ी सी थ्योरी मुझे देनी थी। तो पाईटॉर्च हैज़ टेंसर्स, हैज़ मॉड्यूल्स, हैज़ सब मॉड्यूल्स, ठीक है। जो तुमने एमएलपी देखा था, इसके अंदर तुम्हें एन एन डॉट एम एल पी मिल जाएगा, एन एन डॉट लीनियर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, जो भी चाहिए तुम्हें एन एन डॉट करके। सारे तुम्हें ऑप्टिमाइजर मिल जाएंगे, सारे तुम्हें एक्टिवेशन फंक्शन मिल जाएंगे, टॉर्च डॉट एन एस, टॉर्च डॉट एल यू, टॉर्च डॉट सिग्मॉइड, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर जाता हूँ पाई टॉर्च। तो ये होम पेज है पाई टॉर्च का, तुम यहाँ पर डॉक्स देख सकते हो पाई टॉर्च की। बहुत बेहतरीन तरीके से डॉक्स, मतलब ठीक ठाक डॉक्यूमेंटेशन है पाई टॉर्च की, बेस्ड ऑन वर्जन। देखो कि सबसे पुराने वर्जन में 0.1.12 आया, और अब जो है 2.10 है स्टेबल वर्जन। इसमें तो मल्टीपल जीपीयूज पे ट्रेन कर सकते हो, थ्रेड पैरेललिज्म, ओ सॉरी, पाइपलाइन पैरेललिज्म, डेटा पैरेललिज्म, मॉडल पैरेललिज्म, बहुत सारी एफिशिएंटली चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, जो हमारी लाइब्रेरी नहीं कर सकती है, ठीक है। हमने भी जो है इसका पाईटॉर्च का आर्किटेक्चर लेके ही उसको एक छोटे फॉर्मेट में दिखाया है कि कैसे करता है। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे जो इंप्लीमेंट करे हुए रिजल्ट है स्केलर लेवल पे, स्केलर मतलब नंबर लेवल पे इंस्टेड ऑफ एरे लेवल पे, कैसे वो पाईटॉर्च के साथ बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं। इसका मतलब जो हमने इंप्लीमेंट करा है न्यूरल नेट अपना फ्रेमवर्क, वो इक्विवेलेंट है पाईटॉर्च के, बट इतना है कि वो एक एरे है। तुम अपने क्लास वैल्यू को, जो टेंसर है उसको, वैल्यू को तुम उसको इसमें एरे में भी कन्वर्ट करा सकते हो स्केलर के बजाय, अगर कोई इसको बढ़ाना चाहता है माइक्रोग्रेड वाली लाइब्रेरी को। अब आ जाओ मेरी स्क्रीन पर बढ़िया से। मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें बता दी। जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है ना, वो ये है कि पाई टॉर्च वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है कम्युनिटी में। जब सौम्य चौटाला ने एक्चुअली छोड़ा था, तो ट्विटर पे लगभग हर एक बंदा था जिसने उसको थैंक्स कहा था कि पाई टॉर्च बनाने के लिए, जो कि एक फिक्स स्टैंडर्ड सेट करता था उसके लिए। बट मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, ऑब्वियसली एक जने से नहीं होगा। अगर तुम इस पर जाओ पाईटॉर्च गिटहब, तो तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली में कितने कंट्रीब्यूटर हैं। तो टोटल 4213 लोगों ने मिलकर ये पाईटॉर्च को बनाया है। कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं 4213 लोग, और यूज्ड बाय 8,16,000 पीपल। तो 4000 लोग मिलकर इतना बेहतरीन काम कर सकते हैं। 4000 लोग कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। ये देखो, ये रही सौमित चौटाला की फ़ोटो। दिस इज़ द पर्सन सौमित चौटाला, पाईटॉर्च स्लैश पाईटॉर्च, कॉन्वेनेंट बेंचमार्क, और भी चीज़ें हैं। और इज़ वन ऑफ द वेरी ग्रेट इंजीनियर्स आउट देयर, ठीक है। तो मिनी एस जी लैंग देखो, एस जी लैंग बना रहे हैं। एस जी लैंग इन्फ्रेंस इंजन होता है बेसिकली, बाद में बात करेंगे उन सब चीज़ों की, जो एक्स आई यूज़ करता है अपने इन्फ्रेंस के लिए। तो ठीक है, आई थिंक सो कि वेरी गुड थिंग टू नो अबाउट दिस। यू कैन सी हिम ऑन ट्विटर, यू कैन फॉलो हिम ऑन ट्विटर, इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अब मेरी कोडिंग की स्क्रीन पर आ जाओ, लेक्चर नंबर 22। जो मैंने बकवास करी है अब तक उसको इग्नोर भी मार सकते हो, अगर किसी को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है तो। बट मुझे तो बड़ा मज़ा आता है एआई का जो ड्रामा हो रहा होता है सारा टाइम देखने में, अलग अलग कंपनीज़ का। बहुत ही बेहतरीन। अभी पीछे देखते तो एक्सीआई में आइगर ने कंपनी को छोड़ दिया है, और फिर ग्रेग ने कंपनी को छोड़ दिया है, फिर और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट फिगर्स ने एक्सीआई को छोड़ा है, जो कि कंसर्निंग है। निकाला भी गया है कुछ को, ठीक है। तो ये जो है मेरी एक वैल्यू क्लास थी जो मैं बना रहा हूँ। ये मेरा एक सिंगल न्यूरॉन पे तुमने देखा होगा 2 इनपुट लेके फॉरवर्ड पास और बैक, और ये जो है यहाँ पर है
इसको मैंने एरे बना के ठीक कर दिया ना, हाँ। तो हम क्या करते थे यहाँ पर, बेसिकली फॉरवर्ड पास करी, देखा होगा ध्यान से, ये मेरी फॉरवर्ड पास है। क्या हो रहा है इस फॉरवर्ड पास में, x1 x2 w1 w2 b, मल्टीप्लाई, एडिशन, tan h नॉन लिनियरिटी लगाई और बन के आ गया। फिर फाइनली जो है ये मेरा ग्राफ मैं बना सकता हूँ, तुम देखो ध्यान से, ठीक है। बट ग्रेडियंट जीरो क्योंकि अभी सिर्फ फॉरवर्ड पास हुआ है हमारे पास, ध्यान देखो 0.7 आया है यहाँ पर, कैपिटल एल। जब हम बैकवर्ड पास करेंगे तो सारे ग्रेडियंट्स जो हैं बन के आ जाने चाहिए। तो हमने बैकवर्ड फंक्शन को इंप्लीमेंट करा ही था टोपोलॉजिकल सॉर्ट की मदद से, राइट टू लेफ्ट। तो एल डॉट बैकवर्ड करा और फिर से ड्रॉ डॉट करा, तो हमारे पास सबके ग्रेडियंट्स आ गए। क्या ये सेम रिजल्ट हमें मिलना चाहिए किसके केस में? हमें क्या ये सेम रिजल्ट मिलना चाहिए पायटॉर्च के केस में? ये है इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की। पर उससे पहले बेसिक चीज़ें पायटॉर्च की कवर करते हैं। ध्यान से देखना, मैं पिप 3 इंस्टॉल टॉर्च करूँगा, तुम टॉर्च को पहले इंस्टॉल कर लो, ठीक है। पायटॉर्च इंस्टॉल हो रही है, क्या ये हो पाएगी आज? तो पायटॉर्च एक बहुत ही बड़ा पैकेज है, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, सक्सेसफुली इंस्टॉल लगता है, मेरे इन्वायरमेंट में पहले से थी। अब मैं लिखूंगा इंपोर्ट टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च का मॉड्यूल मेरे पास आ जाएगा, और मैं फिर लिखता हूँ x1 इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर। तो टॉर्च जो है मेरा इंपोर्ट करा मैंने, और टॉर्च के अंदर टेंसर है। जैसे मेरी जो लाइब्रेरी थी, अगर मैं उसको माइक्रोग्रैड बोलता हूँ, तो मैं उसको माइक्रोग्रैड में रैप कर लूँगा, और मैं फोल्डर में रैप कर लूँगा, और मैं लिखता हूँ माइक्रोग्रैड डॉट वैल्यू। अभी तो जैसे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, जब भी मुझे बुलाना होता था इसको, ठीक है, वैल्यू, तो मैं इसको जो है माइक्रोग्राड डॉट वैल्यू लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको एक पैकेज में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर ये टेंसर है, वैसे उधर वैल्यू ऑब्जेक्ट था। अब देखो कि क्या 2.0 ये है, और प्रिंट x1, ठीक है। तो एक टेंसर आया जिसमें 2.0 है, ठीक है। अब मैं अगर इसका टाइप देखता हूँ, ये तुम खेल सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक टॉर्च डॉट टेंसर है। अब कुछ चीज़ें जो है प्रिंट करा x1, तो खेल सकते हो, तुम टाइप देख सकते हो क्या है टेंसर। तुम x1 में डॉट डेटा कर सकते हो कि डेटा क्या है x1 का, ठीक है। तो वो एक टेंसर और 2.0, तो x1 और ये सेम दिखा रहा है अभी, ठीक है। अब तुम इसमें ऐसा कर सकते हो कि प्रिंट x1 डॉट डेटा डॉट आइटम कर सकते हो। आइटम से क्या दिखाएगा, अब तुम अगर टाइप करो इसका x1 डॉट डेटा डॉट आइटम, तो ये एक फ्लोट। तो तो बेसिकली भैया मैंने अब तक क्या बताया, तो मैं एक टेंसर बना सकता हूँ। टेंसर कुछ नहीं, एक एन डायमेंशनल एरे है। अभी करंटली एक ये वन डायमेंशनल एरे है जिसमें एक एलिमेंट है, प्रिंट करके दिखाया, टाइप दिखाया कि एक क्लास में लिखा हुआ है टॉर्च के टेंसर की, डेटा जो है वो भी टॉर्च के टेंसर का है, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट डेटा को ऐसे डायरेक्टली एक्सेस इसलिए हमने करा क्योंकि एक ही एलिमेंट था। फिर हम डॉट डेटा डॉट आइटम करेंगे, तो एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए टेंसर से हमने जो है डॉट आइटम को कॉल कर दिया, 2.0 आ गया और ये फ्लोट हो गया, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ मुझे नहीं पता कि क्या ये उसमें भी होगा, अगर मैं इसको 3.0 कह दूँ, ठीक है। अब क्या सेम चीज़ें चला के देखते हैं, प्रिंट x1, ठीक है, 2 3 करा, क्या प्रिंट टाइप ऑफ x1 करा, अच्छा तो टॉर्च डॉट टेंसर आ गया। प्रिंट टाइप ऑफ x1 डॉट डेटा, क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो अब क्या मैं डेटा डॉट आइटम को एक्सेस कर सकता हूँ? उसने कह दिया नहीं। क्यों? अ टेंसर विद टू एलिमेंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्केलर। तो x1 डॉट डेटा अगर मैं यहाँ पर प्रिंट भी करके दिखाऊँ x1 डॉट डेटा तो x1 और x1 डॉट डेटा लगभग सेम है, ठीक है। क्लास टॉर्च डॉट टेंसर 2 3 2 3, बट डेटा डॉट आइटम करा, तो तो आइटम करने के लिए पहले तुम्हारे पास एक टेंसर होना चाहिए जिसके अंदर एक ही वैल्यू है सिर्फ, ठीक है। अब क्या चल गया ये? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने जीरोथ एलिमेंट को एक्सेस करा, और मैं अगर टाइप बताऊंगा इसका तो आ जाएगा फ्लोट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं यहाँ 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा? फिर से फ्लोट आ जाएगा। टाइप हटाऊंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, करेक्ट। तो अब तक हमने कवर करा टॉर्च डॉट टेंसर क्या होता है। अच्छा, अब ये देखो x1 इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर, अब मैं कहता हूँ 2.0 3.0। अब जो है मुझे पहले तो इसका क्या बताओ, शेप क्या है टेंसर की, तो x1 डॉट शेप कर सकते हो। इसकी शेप है 2, ठीक है, 2। ध्यान से देखना कि इसने क्या करा है, ये एक वन डायमेंशनल एरे है, तो इसने 2 दे दिया डायरेक्टली। अब अगर मैं जो है यहाँ छोड़ो डॉट डॉट टेंसर, अब मैं 2 डायमेंशनल एरे बनाता हूँ, तो क्या देना चाहिए सोचो, ठीक है। प्रिंट x1 डॉट शेप, तो इसने कहा कि मैं एक 1 2 मतलब
क्योंकि ये एक टू डायमेंशनल एरे है, टू डायमेंशनल टेंसर है, तो रो एक है, क्या रो एक है और कॉलम दो हैं, बिल्कुल सही। बट जब तुमने यहाँ पर एक वन डायमेंशनल टेंसर बनाया तो उसने कहा दो एलिमेंट हैं। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेंसर में, पायटॉर्च में, जहाँ पर लोग गलती करते हैं। आमतौर पे हम चाहते हैं कि नीचे वाली चीज़ रहे ताकि हमारा पहला डायमेंशन भी बना रहे। यहाँ पर हमें तुम्हें रोज़ का नहीं पता चल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर तुम्हें पता चल रहा है, पर पता इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि एक ये वन डायमेंशनल एरे है, ये एक टू डायमेंशनल एरे है जिसमें एक रो है। फर्क है, एक डायमेंशनल एरे तो सिर्फ साइज, टू डायमेंशनल एरे और कितनी रो है वो। अब जब इतनी चीज़ समझ में आ गई, अब नई चीज़ समझो, नई चीज़ समझो, क्या मैं थ्री डायमेंशनल भी बना सकता हूँ? ठीक है, प्रिंट x1 डॉट शेप, तो हाँ 1 1 2 भी बना सकता हूँ मैं, तो रो वन कॉलम वन और थर्ड डायमेंशन टू। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तक। अब अगली चीज़ देखो, इसका डेटा टाइप क्या होएगा? प्रिंट x1 डॉट डी टाइप, टॉर्च डॉट फ्लोट 32। तो इसका मतलब ये एक 32 बिट नंबर है। अच्छा, दूसरी चीज़, पाइथन में क्या होता है, अगर मैं x1 इक्वल टू 2 कर दूँ, प्रिंट कर दूँ x1 डॉट डी टाइप, अच्छा डी टाइप नहीं होता है पाइथन में, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है 64 बिट का। देखने के लिए क्या करते हैं, भूल गया मैं, याद तो था मुझे, एक सेकंड देखता हूँ। भूल गया मैं। अरे मुझे सिंटेक्स याद नहीं रहता है बिल्कुल भी। बिट लेंथ होता है क्या, बिट लेंथ? भूल गया यार। बिट लेंथ करके देखें, बिट लेंथ तो दो दिखा रहा है। अच्छा बिट लेंथ वो होगा, वो 00100101, वो, ठीक है। तो अगर मैं जो है इसको टाइप कर दूं, टाइप ऑफ x1 क्या है, तो क्लास इंट है। एक सेकंड भाई, बूढ़ा हो गया हूँ लगता मैं। चलो, मतलब चलो याद रख लो यार, मैं भूल गया हूँ तो, और मुझे मिल भी नहीं रहा है। कुल मिला के पाइथन के अंदर, ठीक है, मेरी स्क्रीन देखना, इन पाइथन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन पाइथन वी हैव 64 बिट numbers, अबे, but torch dot tensor is a 32 bit number by default. To convert to 64 bit, use डबल। अब ये देखना डबल क्या करेगा, देखना ध्यान से डबल क्या करेगा। मैंने कहा x1 इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर, ये है 2.0, और प्रिंट x, अच्छा अब इसको देखो, मैंने इसको डबल कर दिया, तो अगर मैंने इसको डबल कर दिया और मैं x1 डॉट डी टाइप करता हूँ अब, तो टॉर्च डॉट 60 फ्लोट 64, ये 32 था, ये 64 है, तो पाइथन जैसा सिमिलर हमें 64 बिट का एक नंबर मिल रहा है। एक्चुअली में 32 बिट का सही होता है, जितने बिट उतना कम उतना अच्छा। आजकल तो बहुत ही कम बिट हो गए हैं शायद, जितना मेरा अंदाजा आजकल के जीपीयूज जो हैं ऑप्टिमाइज्ड हैं 4 बिट के लिए, शायद 4 बिट, 8 बिट, इससे ज़्यादा के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, 16 बिट के लिए भी नहीं है शायद। आजकल बहुत छोटे और ज़्यादा नंबर्स यूज़ करने का फैशन हो गया है ट्रेनिंग में न्यूरल नेटवर्क्स की। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो मैंने तुम्हें बताई। इन चीज़ों को याद रखना, डेटा टाइप के लिए डी टाइप कर देते हैं, शेप के लिए डॉट शेप कर देते हैं। बाकी देखो याद तो मुझे भी नहीं है और मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो मैं गूगल से सर्च करता हूँ, आप भी सर्च करो, और ऐसी जो है याद हो जाएंगी चीज़ें। अब जो है मेरा मेन मोटिव क्या है, जो ये इम्प्लीमेंट करा था ना, ये
ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है सेम टू सेम पाई टॉर्च में, और ये दिखाना है कि मैंने जो लिखा था वो कितना बेहतरीन था, मतलब जो हमने लिखा था वो कितना अच्छा था। तो उसमें पीछे है टॉर्च एक 2.0 का है। हमेशा हम केवल नंबर नहीं दे सकते, हमें एरे तो मिनिमम देना पड़ता है एक एलिमेंट का। और इसको जो है डबल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। डबल का मतलब है पाइथन में 64 बिट का होता है नंबर, तो यहाँ पर भी 64 बिट का। तो जैसे यहाँ पर 64 बिट का ये नंबर था, तो यहाँ पर भी 64 बिट का नंबर। अगर किसी को 64 बिट नहीं समझ में आ रहा है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि किसी भी एक नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करा जा सकता है। तो टोटल कितने ज़ीरोज़ होंगे? मैक्सिमम 64 ज़ीरो होंगे। और तो फिर तुम बिट्स को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हो। यू कैन सेट देम और अनसेट देम। सो लाइक हियर इट इज़ 0 1 1 0, सो इट्स 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, ऐसा कुछ होता है। तो 0 0 0 1 1 0, so it's like one, you have one one and you have 63 zeros in this 2.0 in binary representation. तो फ्लोट 64 का यही मतलब है। बता दिया, पता नहीं, मेरे ख्याल से तो पता होना चाहिए, बेसिक ही है। दूसरा टेंसर बनाया जिसके अंदर 0.0 है, x2 लेता है, 0.0 है, और ये जो है मेरा डबल लेता है। अब फिर मेरे पास W1 आ गया, टॉर्च डॉट टेंसर। ये क्या करता है मेरा? -3.0 और 1.0 है मेरे पास यहाँ पर -3.0 है और 1.0 है। W2 एक टेंसर, मैं तो कहता हूँ कि लिख लो साथ के साथ, तो मसल मेमोरी में बन जाएगा। 3.0 -3.0 और फिर 1.0, ये डबल आ गया मेरे पास। और अब जो है मैं कैपिटल एल बताऊंगा डायरेक्ट, x1 टाइम्स W1, x2 टाइम्स W2 प्लस b। बायस भूल गया, बायस और लिख लेते हैं, टॉर्च डॉट टेंसर। ये तो वही कर देना चाहिए, 6881432। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ तक लिख दिया है? हाँ, x1 x2 W1 W2 बायस, इन तीनों को एक ही स्टेप में लिख दिया। और फिर जो है नॉन लीनियरिटी। अच्छा जी, नॉन लीनियरिटी, तो टॉर्च डॉट टैन एच ऑफ कैपिटल एल। क्या मैंने सही करा है? एक सेकंड, सॉरी, मैं भूल गया फिर से। अब पता नहीं मैं कैसे भूल जाता हूँ चीज़ें। हाँ, सॉरी, माई मिस्टेक। तो इसको कुछ कर देते हैं, x1 W1 x2 W2, ये था क्या? हाँ। और ये जो है मेरा, ये हो जाता है, ये मेरा, ये हो जाता है मेरा, और ये मेरा कैपिटल एल जो है वो बनकर आ जाता है। क्या सबको सेम ग्राफ की उम्मीद है? क्या ये बन गया है पूरा? x1 x2 W1 W2 b। तो एक न्यूरॉन में x1 W1 x2 W2 प्लस b हुआ, और फिर नॉन लीनियरिटी अप्लाई करी तो आउटपुट बन के आ गया हमारे पास। और ये बन के आ गया मेरे पास। और ड्रॉ डॉट, ये मेरा कैपिटल एल है, हैज़ नो टेंसर हैज़ नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर प्रीवियस। अच्छा, अब ये क्यों दिखा रहा है ऐसा? हम्म। अच्छा, हाँ, सॉरी, माय मिस्टेक। तो जो ये मैंने लिखा हुआ है ना, कंप्यूटेशनल ग्राफ वाली चीज़, ठीक है, ये जो मैंने लिखी हुई है कंप्यूटेशनल ग्राफ वाली चीज़, इसके अंदर मैंने ये प्रीवियस अंडरस्कोर प्रीवियस प्रीवियस का इस्तेमाल कर दिया क्या? हम्म। हाँ, ये देखो, ये वी डॉट अंडरस्कोर प्रीवियस लेके कर रहा है, तो ट्रेस फंक्शन सही नहीं है। तो हमें ऐसे ही एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखना, x1 W1 और ये बन के फाइनली L.7071 आना चाहिए था फॉरवर्ड पास के बाद। तो क्या मेरे पास, इसको हटा दो, प्रिंट एल डॉट डेटा 0.7071 है क्या? बिल्कुल सही। क्या अब मैं जैसे वहाँ पर बैकवर्ड करता था, क्या मैं यहाँ पर भी बैकवर्ड कर सकता हूँ? फॉरवर्ड पास हो गया। बैकवर्ड पास करेंगे तो ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर करे थे बैकवर्ड करके। और ऊपर हमने अपनी लिखी हुई लाइब्रेरी से करा था, यहाँ हम पाईटॉट से कर रहे हैं। तो क्या होएगा? नहीं हुआ। उसने कहा कि एलिमेंट 0 ऑफ टेंसर डज नॉट रिक्वायर ग्रेडियंट एंड डज नॉट हैव अ ग्रेडियंट फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, समझो। अभी क्या हो रहा है, जो ये फॉरवर्ड पास बनकर आया है, इसके अंदर ग्रेड नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। इसके अंदर एक वेरिएबल है जो डेटा है। ग्रेड लाने के लिए आपको मेंशन करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है एफिशिएंसी रीजंस के कारण। तो मैं लिखता हूँ x1 डॉट रिक्वायर्स ग्रेड x1 में x2 में। ठीक है, लिखा। तुम अगर सेमी कॉलन, सेम लाइन में कितनी चीज़ें लिख सकते हो पाइथन में, बस सेमी कॉलन से सेपरेट करके। सी में ऐसा नहीं होता है।
w2 डॉट रिक्वायर्स_grad ट्रू कर दिया, और फिर जो है b.requires_grad जो है ट्रू कर दिया, और फिर जो है क्या मुझे इसका भी रिक्वायर ग्रेड ट्रू करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, रिक्वायर्ड ग्रेड उनका ट्रू होता है जो हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब फॉरवर्ड पास करा, डेटा निकाला तो वही आया 7071। बैकवर्ड पास दिया और ये बढ़िया से चल गया। अब प्रिंट एल डॉट ग्रैड, ठीक है। अब ये सबके ग्रेडियंट जो है हैं यहाँ पर, क्या ये एग्जैक्टली सेम आएंगे उससे? ध्यान से देखना। एल का ग्रेडियंट ये लोग नन से इनिशियलाइज करते हैं, 1 से करते हैं, और ये भी जो है मेरा नन होगा। अरे नन मत दो यार। अच्छा, इनका सेंस भी नहीं बनाता है यार, होना तो चाहिए। देखो अगर मैं मतलब हम जनरली ऐसे यूज़ नहीं करते इसको दिखाने के पर्पस से है। कैन ओनली चेंज रिक्वायर्स ग्रेड फ्लैग ऑफ लीव वेरिएबल ना, बिल्कुल सही। तुम्हें इसके नहीं दिखाएगा ये जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है ना, सिर्फ लीफ नोड का कर सकते हो, तो क्योंकि अगर इनका ट्रू है तो इनका भी ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, और तुम जो है डायरेक्टली फिर ये चीज़ को दिखा सकते हो। तो जो है ठीक है, फॉरवर्ड पास करा, फॉरवर्ड पास करने के बाद तुमने यहाँ पर डेटा दिखा दिया, बैकवर्ड पास करा, इन दोनों के ग्रेडियंट्स को हटा दो और तुम्हें जो है इनके ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। तो -1.5 ग्रेडियंट जो है कह रहा है अब देखो यहाँ पर ये टेंसर आ रहा है, ठीक है, तो टेंसर आ रहा है, तो टेंसर को एक एलिमेंट के हटाने के लिए क्या करना होता है? सोचो, आइटम। तो अब ये जो है -1.5 आ गया x1 के लिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो x1 का ग्रेडियंट -1.5, क्या -1.5 था x1 का ग्रेडियंट? -1.5, w1 का 1, w2 का 0, x2 का 1.5, x2 का नहीं लिखा गया, सॉरी, x2 का 0.5, हाँ x2 का 0.5 ये ना, हाँ x2 का 0.5, w2 का 0, w2 का 0, b का 0.5, क्या b का 0.5 है ग्रेडियंट? b का ग्रेडियंट भी 0.5 है। तो इंटरमीडिएट नोड्स के ग्रेडियंट जो है हम नहीं देख सकते, बेसिकली हम लीफ नोड्स के ग्रेडियंट्स को ऑब्जर्व और देख सकते हैं। तो देखो सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है हमारा, जो हमारा अपनी लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करने के बाद आया था। तो ये सिंपल सा पाईटॉर्च का कोड जो है रहता है कि तुम टॉर्च डॉट टेंसर से सेम चीज़ें कर सकते हो, बस यहाँ पर तुम एरे दे सकते हो डायमेंशन का, तुमने स्केलर वाला इंप्लीमेंट करा था, और तुम रिक्वायर्ड ग्रेडियंट को ट्रू कर दो यहाँ पर सबके लीफ नोड के, फिर तुम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो दो टेंसर को, जैसे तुम वैल्यू को कर रहे थे, सेम लॉजिक है उधर भी, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, फिर टैन एच जो है लगा के नॉन लीनियरिटी लगा सकते हो। यहाँ पर टॉर्च और टैन एच दे रखा है, जैसे तुम टैन एच करते थे सेम वही टैन एच है ये, और एफिशिएंसी के साथ ऑब्वियसली। जब तुम बैकवर्ड पास करते हो तो स्मूदन आउट करा हुआ है, बाद की चीज़ों को मैक्सिमम से माइनस करके कुछ तो करते हैं लोग। फिर डेटा प्रिंट करो, बैकवर्ड पास करो, सारे ग्रेडियंट्स निकाल लो, और तुम देखोगे सारे ग्रेडियंट सेम आ रहे हैं जो हमने निकाले थे। तो आई होप सो कि ये चीज़ बढ़िया से समझ में आ गई हो। अब पाइटॉर्च ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मोटी चीज़ है, यूट्यूब पे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक बंदा है जिसने एक दिन तक पाइटॉर्च पढ़ा रखी है। मैं दिखाता हूँ, किसी को अगर वो देखना है तो वो देख सकता है, मैं तो कभी नहीं देख पाऊँगा। अ, अगर तुम देखना चाहते हो तो इस बंदे को देखो, This comprehends पाइटॉर्च। तो ये वीडियो देख रहे हो, ये 1 घंटे की नहीं है, ये एक दिन 1 घंटे 37 मिनट की वीडियो है। एक दिन का मतलब समझते हो, 25 घंटे की वीडियो है, तो उसने 25 घंटे में सिर्फ पाइटॉर्च समझाया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई क्यों, क्यों? कुछ भी याद नहीं रहेगा इसमें, लिटरली कुछ भी याद नहीं रहेगा। कोई भी दुनिया का महारथी ये याद नहीं रख सकता है, वो खुद भी नहीं रख सकता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं जो तुम यहाँ से सीख सकते हो। मतलब देखो मैं कैसे बताऊंगा, अगर मैं जिस तरीके से मैं बताऊंगा, मैं ऑन दी फ्लाई बताऊंगा, मतलब हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो जोन जोन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम वो साथ के साथ देखते जाएंगे। एक तरीका पढ़ने का ये होता है, तुम्हें नंपाई पांडास पढ़ना है तो तुम सारे फंक्शन याद कर रहे हो, बट दैट इज़ इलॉजिकल। सिमिलरली पाईटॉर्च में भी ऐसे तो रिएक्ट में भी हैं, ऐसे तो फ्लास्क में भी हैं, फास्ट एपीआई में भी हैं, तो क्या क्या याद रखोगे? तो जब तुम बना रहे हो तो बस देख लो साथ के साथ, थोड़ा बहुत मसल मेमोरी में रहना चाहिए लिख के, ताकि जो है कल को सर्च कर सको उस चीज़ को, या एआई की मदद से ऑटो कंप्लीट कर सको। इसने बता रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट तो पहले, फिर टेंसर बता रखे हैं, फिर डेटा टाइप, एट्रीब्यूट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रीशेपिंग, विंग स्टैकिंग, ये हम सब सीखेंगे, बट ये हम ज़रूरत के पे समय सीखेंगे। जीपीयू कैसे एक्सेस करते हैं,
और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, सेविंग लोडिंग मॉडल टेस्ट कैसे करते हैं, ट्रेन टेस्ट लूप्स क्या होते हैं, लॉस ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, क्लासिफिकेशन डेटा पे कैसे करते हैं, मिनी बैचेस कैसे लगाते हैं, CNN कैसे कोड करते हैं, ठीक है। और फिर भी मतलब सब कुछ तो नहीं कवर हो पाया, कभी हो भी नहीं सकता। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से थैंक यू, आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो। और अगले लेक्चर में हम लोग जो है अपना खुद का न्यूरॉन की क्लास, लेयर, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ये हम कोड करके सीखेंगे कि इसको कोड करके कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम उसका इक्विवेलेंट पाईटॉर्च में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। एक मोस्ट फेमस मॉड्यूल है पाईटॉर्च का जिसको NN मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें हम NN डॉट लीनियर लेयर्स बना सकते हैं। सिमिलरली हम उसको अपने लिए MLP में लाएंगे, मतलब उसमें भी शायद MLP होता है पाईटॉर्च में। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। उसके बाद जो है मेरे सॉरी फिर से, उसके बाद जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे बेसिकली, मेरे ख्याल से एक क्लास में इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए पूरा मॉड्यूल, न्यूरॉन, लेयर, मॉड्यूल, सब कुछ मतलब इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए उस एक क्लास में। बड़ी क्लास लूँगा या फिर 2 क्लास में हो जाएगा अच्छे। उसके बाद जो है पाईटॉर्च में देख लेंगे, और फिर जो है हम फाइनली प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। अ, हम एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करके देखेंगे, और वो एक स्केलर लेवल न्यूरल नेटवर्क होगा। उसके लिए हम अपनी खुद की वैल्यू क्लास की लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक रिग्रेशन मॉडल और एक क्लासिफिकेशन मॉडल भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो और एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो आमतौर पे होती हैं ट्रेन करते हुए। तो तब तक के लिए थैंक यू। 3-4 लेक्चर का काम रह रहा है, कोशिश करेंगे कल तक हम ख़त्म कर दें इसको। थैंक यू।